हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे अच्छे से और ठीक भी होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिटरेरी टर्म्स। आज जो हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे। कुछ लिटरेरी टर्म्स आज पढ़ेंगे और फिर कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है। और राइटर्स में जो है हम पढ़ चुके हैं जॉन मिल्टन के बारे में, और जॉन गॉल्सवर्थी के बारे में पढ़ चुके हैं, और पढ़ चुके हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। और अब स्टार्ट हुआ है हमारा विलियम शेक्सपियर के बारे में, जिसमें हमने उनकी अबाउट लाइफ के बारे में बता दिया है। और अब उनके वर्क्स के बारे में डे बाय डे जो है, डे बाय डे उनके वर्क से रिलेट जो भी वर्क में वर्क है और उसके करेक्टर्स क्या क्या हैं, करेक्टर कौन कौन है उस वर्क में, वो सब उनके बारे में, और जो भी वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और जो क्रिटिक्स ने उनके बारे में कहा है वो भी पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो भी उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब केवल यही पढ़ने को रह गया है। तो अब आते हैं, पढ़ते हैं आज की लिटरेरी टर्म्स कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा व्हाट इज एल्यूजन। एल्यूजन एक लिटरेरी टर्म्स है। इट इज अ वर्क ऑफ लिटरेचर इन अ ब्रीफ रेफरेंस, explicit or indirect to a person, place और events। ठीक है, इनडायरेक्ट टू अ पर्सन और प्लेस और इवेंट्स ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ वर्क ऑफ लिटरेचर इन अ ब्रीफ रेफरेंस एक्सप्लिसिट, ये भी कह सकते हैं। और एक और भी चीज कह सकते हैं, अनदर लिटरेरी वर्क और पैसेज। ठीक है, अनदर दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि लिटरेरी वर्क पैसेज है। तो ये क्या है कि एक पासिंग रेफरेंस विद आउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन है। मतलब अगर किसी कविता को लिखते हुए अगर एक कवि ऐतिहासिक घटना जो पहले हो चुकी है, अगर पहले हुई जो घटना है उसको किसी ऐतिहासिक व्यक्ति या किसी दूसरी किताब का उदाहरण दे दे, ठीक है ना। मतलब कि जो इंसिडेंट हो चुका है और उसी इंसिडेंट को किसी दूसरी ऐतिहासिक बुक में उसका एक्सप्लेनेशन कर दे, तो वो क्या हो जाता है, वो एल्यूजन हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एल्यूजन हो जाता है। मतलब इनडायरेक्ट टू अ पर्सन, प्लेस और इवेंट, मतलब इनडायरेक्टली किसी पर्सन, प्लेस या इवेंट को एक्सप्लेन कर देना लिटरेचर में। यानी लिटरेचर में बहुत से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क हैं वो ऐसे हैं कि जिनका एक्सप्लेनेशन पहले किसी हिस्ट्री टाइम में एक्सप्लेन किया गया है और राइटर्स ने वो वर्क उठाकर अपने किसी वर्क में उनका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो जो इनडायरेक्टली पर्सन, प्लेस और इवेंट्स का रेफरेंस दिया जा रहा है, इनडायरेक्टली हुआ ना, क्योंकि उनका रेफरेंस पहले किसी बुक्स में है, वो एक तरीके का एल्यूजन कहा गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट, ये एस्थेटिक मूवमेंट क्या था ये देखते हैं। इट वॉज एन यूरोपियन मूवमेंट, it was an European phenomenon during the later 19th century। ये एक यूरोपियन फिनोमिनन था जिसमें जो कि 19 मतलब ड्यूरिंग द लेटर 19th century, 19th century के बाद जो है ये ज्यादा ज्यादा जो है ज्यादा तरीके से स्प्रेड हुआ। दैट हैड इट्स हेडक्वार्टर्स इन फ्रांस। फ्रांस में एस्थेटिक मूवमेंट्स का जो है फ्रांस में हेडक्वार्टर्स है। एंड द लिटरेचर हैड वैल्यू इन देमसेल्व्स रादर दैट नीडिंग एनी मोरल पर्पस। मतलब इस जो जो ये बताया गया है एस्थेटिक मूवमेंट, इसमें इस एस्थेटिक मूवमेंट में ये बताया गया है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, जहां से ये स्टार्ट हुआ था, वो हेडक्वार्टर इसका फ्रांस में है। और एक तरीके का यूरोपियन फिनोमिनन है। ठीक है, यूरोपियन फिनोमिनन है जो 19th सेंचुरी के बाद फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। और इसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे और वो एक फ्रेज यूज करते थे जो था आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये एक फ्रेज थी जो कुछ पर्सन थे वो यूज करते थे इस फ्रेज को। कुछ पर्सन जो इससे रिलेटेड थे वो यूज करते थे, क्योंकि ये मूवमेंट आर्ट से ही रिलेटेड था।
आर्ट फॉर आर्ट सेक, तो ये जो अगर आ जाए आर्ट फॉर आर्ट सेक, तो ये लाइन जो है एस्थेटिक मूवमेंट से रिलेटेड थी, क्योंकि एस्थेटिक मूवमेंट आर्ट से ही रिलेटेड था, आर्ट से ही रिलेटेड था। और ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, ये फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। और एक राइटर, एक जर्मनी फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट, उन्होंने इस फ्रेज को यूज किया था, या इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट एस्थेटिक मूवमेंट से रिलेटेड है, इमैनुअल कांट। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलेक्जेंड्राइन। एन अलेक्जेंड्राइन इज अ लाइन ऑफ पोएटिक मीटर, जिसमें पोएटिक मीटर की जब बात आती है तो हमने आपको बताया है कि ये जो मतलब मीटर बनता है, ये कैसे बनता है। मीटर जो है एक बेसिकली एक यूनिट है, मीटर जो है बेसिकली एक तरीके की क्या है, यूनिट है। ठीक है, किसी एक रिदम को रिदम को मेजरमेंट करने के लिए, रिदम को जो मेजरमेंट किया जाता है उसके लिए एक बेसिक यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं मीटर। मीटर रिदम को मेजरमेंट किया जाता है, उसके लिए बेसिकली यूनिट है एक मीटर। तो पोएटिक मीटर कंप्राइजिंग 12 सिलेबल। ठीक है, तो 12 सिलेबल से मिलके अलेक्जेंड्राइन बनता है, 12 सिलेबल से लेके अलेक्जेंड्राइन मिलता है। सिलेबल 12 सिलेबल्स होते हैं एक लाइन में, इसमें अलेक्जेंड्राइन में 12 सिलेबल्स होते हैं। ड्रामा इन इंग्लिश ऑफन अलेक्जेंड्राइंस बिफोर मार्लो एंड शेक्सपियर, मतलब इंग्लिश ड्रामा में प्राय अलेक्जेंड्राइन प्रयोग होता था कब, जब मार्लो और शेक्सपियर से पहले ये अलेक्जेंड्राइन यूज होता था। और जिसमें कितने सिलेबल्स होते थे, ये ध्यान रखना है कि अलेक्जेंड्राइन में 12 सिलेबल्स होते थे, अलेक्जेंड्राइन में 12 सिलेबल्स होते थे। ठीक है, एन एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म अ पर्सन, अ कस्टम और एन आइडिया। एनाक्रोनिज्म एक पर्सन भी हो सकता है, एक कस्टम भी हो सकता है और एक आइडिया भी हो सकता है, that seems old fashioned and does not belong to the present। मतलब ये ध्यान रखिए कि एनाक्रोनिज्म जो है, एनाक्रोनिज्म जो वर्ड है, एनाक्रोनिज्म जो वर्ड है वो क्या है, वो रिलेट करता है ओल्ड फैशन से। इसमें ओल्ड फैशन से ये रिलेट करता है, इसमें कोई भी प्रेजेंट की चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, प्रेजेंट की चीज से बिलोंग नहीं करता है। कौन सा वर्ड, एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म इज रिलेट टू ओल्ड फैशन, डज नॉट बिलोंग टू प्रेजेंट। पर्सन हो, कस्टम हो या कोई आइडिया हो, सारे एनाक्रोनिज्म होते हैं। मतलब कोई पर्सन हो, कस्टम हो, आइडिया हो जो कि ओल्ड फैशन से रिलेट करते हो, ना कि प्रेजेंट टाइम से बिलोंग करते हो, वो सारी चीजें, वो पर्सन, वो कस्टम और वो आइडिया एनाक्रोनिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनाक्रोनिज्म। नेक्स्ट आता है वर्ड एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होता है, ये इट इज अप्लाइड टू अ फॉल्ट इन अ स्टाइल। क्या है ये है एक तरीके की स्टाइल है, उसमें जो कुछ भी फॉल्ट होती है, मतलब एक तरीके की ऐसी स्टाइल जो गलत होती है, अप्लाई की जाती है, वो उसको कहते हैं एम्बिग्यूटी। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एम्बिग्यूटी। मतलब ये एक ऐसी स्टाइल है जो कि फॉल्ट है, उसे कहते हैं फॉल्ट इन स्टाइल इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। तो जब एम्बिग्यूटी होता क्या क्या है, मतलब कैसी स्टाइल जो है फॉल्ट होती है और किसको कहा जाता है फॉल्ट, तो हम ये समझेंगे। तो हम ये समझेंगे कि कैसी स्टाइल, जब एक ही शब्द एक बार यूज हो बट उसके मीनिंग कई सारे हो। जैसे कोई एक वर्ड हो और वो एक बार यूज हो, यूज उसका यूज वन टाइम, बट टेकन डिफरेंट मीनिंग, मतलब डिफरेंट मीनिंग तो लिए हो वो वर्ड, बट क्या हो कि यूज्ड वन टाइम हो, टेकन डिफरेंट मीनिंग्स, टेकन डिफरेंट मीनिंग्स। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अर्थ लिया जाए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा अर्थ लिया जाए। तो कोई वर्ड एक हो और उसके अर्थ जो है कई सारे हो, तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड लिया जाए, कौन सा वर्ड
ठीक है, कौन सा वर्ड का अर्थ लिया जाए वो एम्बिगुइटी कहलाता है। जैसे विलियम सैमसन ने, एम्बिगुइटी से रिलेटेड एक राइटर है विलियम विलियम एम्पसन, विलियम एम्पसन, ये जो है रिलेट करते हैं एम्बिगुइटी से। इन्होंने 1930 में एक बुक पब्लिश किया है, उसमें इन्होंने 7 टाइप्स की एम्बिगुइटी को बताया है। कितनी टाइप्स की एम्बिगुइटी, और किसने बताया है? 7 टाइप्स की एम्बिगुइटी को बताया है। और ये कौन है? एम्बिगुइटी, ये 7 टाइप्स की एम्बिगुइटी जो है विलियम एम्पसन ने 1930 में जो है डिस्क्राइब की है। और ये होता है एम्बिगुइटी फॉल्ट इन स्टाइल, जब किसी एक शब्द शब्द एक हो और उसके मीनिंग्स कई सारे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं विच वन इज टू टेक या विच वन इज टू अप्लाई। ठीक है, तो उसका मतलब होता है एम्बिगुइटी। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। एनाकोल्यूथन, एनाकोल्यूथन, a broken sentence lacking in grammatical sequence, grammatical sequence में जिसमें कमी होती है, एक ब्रोकन सेंटेंस होता है जो कि ग्रामेटिकल सीक्वेंस से कमी से भरा हुआ होता है। टू सिंप्लीफाई दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या कहती है एनाकोल्यूथन? इट्स द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ सेंटेंस वन वे बट एंडिंग इट मिड वे बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इनकंसिस्टेंट सब्जेक्ट that is entirely different from the स्टार्टअप सब्जेक्ट। आई होप समझ आ गया होगा। एनाकोल्यूथन एक ब्रोकन सेंटेंस होता है या लैकिंग ग्रामेटिकल सीक्वेंस को भी कहते हैं। और अदर डेफिनेशन अगर समझें तो इट इज द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ सेंटेंस वन वे। अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसमें कोई भी एक्ट या कोई भी बात अगर बताई जा रही है एक वे में, बट जो उसका एंडिंग होगा या उसका जो मिड वे होगा, सेंटेंस के बाद की जो भी बात बताई जा रही है, सेंटेंस में जो एक्ट या जो बात बताई जा रही है, वो उस बात का जो मिड वे और एंडिंग वे होगा वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा इनकंसिस्टेंट सब्जेक्ट से। जो एक्ट होगा उससे रिलेट वो बात नहीं करेगी, वो कुछ और ही सब्जेक्ट इन जो है उसमें एंट्री करा दिया जाएगा। जो स्टार्टअप होगा जो सेंटेंस का और जो बात उस सेंटेंस में होगी उसका एंड वे और मिड वे उस सेंटेंस से रिलेट नहीं करेगा। जैसे कि एक सेंटेंस दिया है, एंड व्हाई द सी इज बॉइलिंग हॉट, एंड द एंड व्हाई द सी इज बॉइलिंग हॉट, व्हाई द सी इज बॉइलिंग हॉट। और दूसरा कह रहा है एंड वेदर पिग्स हैव विंग्स। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो बात कह रहा है उसका इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसमें कुछ और बात है और इस सेंटेंस का इसमें कुछ मतलब नहीं निकलता है। उसी को कहते हैं एनाकोल्यूथन। एनाकोल्यूथन मतलब एक सेंटेंस में ऐसी बात कही गई और नेक्स्ट उस सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी बात ना कही जाए, दूसरा ही टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए मिड वे में ही, एंडिंग वे में, तो उसको कहते हैं एनाकोल्यूथन। और इसका विलियम शेक्सपियर ने यूज किया है हेनरी 5 में, हेनरी 3 में, हेनरी 4 में और हेनरी 5 में, सॉरी हेनरी 6 में। तो हेनरी 5 तो है ही नहीं ना, हेनरी हेनरी 3 में, हेनरी 4 में और हेनरी 6 में, 3, 4, 6 में जो है एनाकोल्यूथन का यूज विलियम शेक्सपियर ने किया है। हेनरी 3, 4, 6 में एनाकोल्यूथन का यूज जो है विलियम शेक्सपियर ने किया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस एक लिटरेरी टर्म है जिसको कहा जाता है रिपीटिशन ऑफ फाइनल वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस, या कह सकते हैं इज रिपीटेड एट द इमीडिएट बिगिनिंग ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। राइट, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं फिर समझते हैं। द फ्रॉग वॉज अ प्रिंस, ये एक सेंटेंस हुआ। इसके बाद है द प्रिंस वॉज अ ब्रिक। अब आप क्या देख रहे हैं कि एक सेंटेंस जिस वर्ड से एंड हो रहा है, एक सेंटेंस जिस वर्ड से एंड हो रहा है उसके जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, उसी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो रिपीटेशन ऑफ फाइनल वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस, या ये कह लें कि रिपीटेड एट द इमीडिएट बिगिनिंग
इमीडिएट बिगिनिंग ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, ये सक्सीडिंग क्लास है, और इमीडिएट जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो उसका जो है बिगिनिंग क्लॉज हो जाएगा, उसका बिगिनिंग क्लॉज हो जाएगा। यही एनाडिप्लॉसिस होता है। एनाडिप्लॉसिस में एक सेंटेंस का जो एंड पॉइंट होता है नेक्स्ट सेंटेंस का वो बिगिनिंग पॉइंट होता है, इसको कहते हैं एनाडिप्लॉसिस। जो राइटर इसको यूज करता है, ऐसे टर्म्स को अपने वर्क में यूज करता है और ऐसे ऐसे लिखने की कोशिश करता है जिसमें उसके कुछ वर्ड जो सेंटेंस के लास्ट में हो और सेम नेक्स्ट सेंटेंस उसकी स्टार्टिंग हो। उस टर्म को इंग्लिश लिटरेचर में एनाडिप्लॉसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एनाडिप्लॉसिस। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आता है एनालॉजी। नेक्स्ट आता है एनालॉजी, ड्राइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये किससे स्टार्ट हुआ है? ग्रीक वर्ड से स्टार्ट हुआ है एनालॉजी। अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग दैट हैज सिमिलर फीचर्स। मतलब कह रहा है एनालॉजी एक तो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एनालॉजी पहले एक ग्रीक वर्ड है, और इसका क्या है कि एक चीज का कंपेयर दूसरी चीज से किया जाता है और जिसके फीचर्स सिमिलर, मोस्टली सिमिलर्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, लाइफ इज लाइक अ रेस, यानी लाइफ का जो कंपेयर है वो रेस से किया गया है। और रेस क्या होती है? वन हु कीप रनिंग विंस द रेस। हम लोग दौड़ते रहते किस लिए? रेस को जीतने के लिए। एंड द वन हु स्टॉप्स टू कैच अ ब्रीथ लॉसेस। और जब हम रुकते हैं तो क्या होता है कि अपनी जो ब्रीथ, हमारी सांस लेना जो हम खो चुके होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही लाइफ का कंपेयर किससे किया गया है? रेस से कंपेयर किया गया है। तो जैसी लाइफ के सिमिलर फीचर्स होते हैं वैसे ही रेस के भी सिमिलर फीचर्स होते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। और उस टर्म को कहते हैं एनालॉजी। उस टर्म को क्या कहते हैं? एनालॉजी। एनालॉजी एक ग्रीक वर्ड है और इसमें बताया गया है कि one thing with compare to another thing most that has similar feature, that word is called analogy। मतलब कंपेयर करना एक चीज का दूसरी चीज से जिसके की सिमिलर फीचर्स हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनापेस्ट। एनापेस्ट एक यूनिट ऑफ साउंड है इन पोएट्री में, जो कि कंसिस्ट करती है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को। मतलब कि जो पोएट्री लाइंस पोएट्री में होती हैं उनको काउंट कर अगर किया जाए तो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल से काउंट करेंगे अगर, तो वो एनापेस्ट कहा जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट आता है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? द यूज ऑफ अ वर्ड दैट रिफर्स टू और रिप्लेसेस अनदर वर्ड। ठीक है, यूज्ड अर्लियर इन द सेंटेंस और लाइन। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कह रहा है कि इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट क्राई ऑफ फियर। यानी कि कह रहा है द यूज ऑफ अ वर्ड दैट रिफर्स टू और रिप्लेसेस अनदर वर्ड यूज्ड अर्लियर इन द सेंटेंस। ठीक है, जैसे एक ये सेंटेंस इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, तो इसमें जो इन एवरी वर्ड है वो नेक्स्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ है, इन एवरी। अब एनाडिप्लॉसिस में क्या था? कंफ्यूज नहीं होगा। एनाडिप्लॉसिस में क्या था? एनाडिप्लॉसिस कह रहा था, एनाडिप्लॉसिस कह रहा था कि जो जो सेंटेंस की लाइनें दी हुई हैं वो यहाँ से एंड हो रही हैं, तो ये जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में यूज होंगे। तो यहाँ के जो सक्सीडिंग क्लॉज होंगे वो नेक्स्ट लाइन के इमीडिएट जो क्लॉज होगी उसकी बिगनिंग पॉइंट में होंगे। उसको एनाडिप्लॉसिस कह रहे थे। और एनाफोरा क्या है कि जो वर्ड की पहले शब्द होंगे, जो सेंटेंस के पहले वर्ड होंगे वही नेक्स्ट सेंटेंस के भी पहले वर्ड होंगे। ठीक है, उसको कहेंगे एनाफोरा। उसको कहेंगे एनाफोरा। आगे फोड़ा, आगे किसी चीज को आगे मारकर फोड़ना, किसी चीज को आगे मारकर तोड़ना, ये कह लो। किसी चीज को आगे
आकर तोड़ना, आगे आकर तोड़ना एनाफोरा, आगे आकर फोड़ना एनाफोरा। तो आगे से समझ जाएंगे कि सेंटेंस के जो पहले वर्ड होंगे वो नेक्स्ट सेंटेंस के भी सेम वर्ड होंगे, उसे एनाफोरा कहेंगे। और एनाडिप्लोसिस जिस सेंटेंस का एंड होगा वही नेक्स्ट सेंटेंस का बिगिनिंग होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाडिप्लोसिस एंड एनाफोरा। मूव टू नेक्स्ट टर्म, एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है? एक शॉर्ट फ्रेज होती है जो कि कुछ कहती है, that say something, a short phrase that say something true or wise. Aphorism are basically used to express maxims या proverbs। मतलब जो aphorism होती है as like proverbs, जैसे proverbs यूज करते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल है ये, you reap what you show, you reap what you show, तुम वही काटोगे जो तुम बोगे, you reap what you show, what you show। तो एपोरिज्म क्या है? एपोरिज्म इज अ शॉर्ट फ्रेज दैट से समथिंग ट्रू और वॉइस। एपोरिज्म बेसिकली क्या होता है? एक शॉर्ट फ्रेज होती है जो कि कुछ कहती है, सही और गलत, कुछ सही और सच कहती है, बट वो मीनिंग हाइड होता है उसमें। तो एपोरिज्म जस्ट लाइक अ प्रोवर्स, प्रोवर्स एपोरिज्म बोलते हैं। एनाफोरा सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड या मोर देन 2 वर्ड्स होते हैं, वही नेक्स्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग के ही सेम वर्ड यूज होते हैं, वो एनाफोरा। एनाडिप्लोसिस होता है जो सक्सीडिंग क्लॉज होता है किसी सेंटेंस का, वही नेक्स्ट सेंटेंस का बिगनिंग क्लॉज हो जाता है एनाडिप्लोसिस। एनालॉजी क्या होती है? वन थिंग टू कंपेयर अनदर थिंग दैट हैज सिमिलर फीचर्स, वो एनालॉजी होती है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। और एम्बिगुटी बताया था, विलियम एम्सन ने 7 टाइप के एम्बिगुटी को इंट्रोड्यूस किया है 1930 में। एम्बिगुटी होती है कि किसी एक वर्ड के कई अर्थ हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं विच वन इज टू टेक, राइट। एपोलॉग, एपोलॉग क्या होता है? इट इज अ ब्रीफ फेबल और एलिगोरिकल स्टोरी कह सकते हैं। एलिगोरिकल स्टोरी बहुत फेबल और मोरल होती है, बहुत फेबल और मोरल होती है, उसी को कहते हैं एपोलॉग। मीन टू सर्व एज अ प्लीजेंट व्हीकल फॉर अ मोरल डॉक्ट्राइन or to convey a useful lesson without stating it explicitly। जैसे एक ये लाइन है, keep yourself safe, तो ये एक मोरल लेसन है, मोरल, इससे मोरालिटी निकल रही है कि अपने आप को सेफ रखिए। find ease where you can, find ease where you can, keep yourself safe, find ease where you can, जहां कहीं भी हो तुम अपने आप को सेफ रखना, that is a morality, that is a fable, brief fable। तो एपोलॉग क्या होता है? एपोलॉग इज अ ब्रीफ फेबल। ये लास्ट टीजीटी में आया भी था, लास्ट टीजीटी में आया भी था कि व्हाट इज एपोलॉग। तो एपोलॉग इज अ ब्रीफ फेबल, या फेबल आए तो भी लिख सकते हैं, एलिगोरिकल मॉरल लेसन भी मिलता है एपोलॉग से। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोलॉग ये आया था लास्ट उसमें। एपोलॉग क्या होता है? एपोलॉग इज अ ब्रीफ फेबल। नेक्स्ट आता है आर्काइटाइप। आर्काइटाइप क्या होता है कि द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन और थिंग, द ओरिजिनल पैटर्न फ्रॉम विच ऑल थिंग। मतलब आर्काइटाइप में होता है कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पर्टिकुलर पर्सन और थिंग का, जो कि ओरिजिनल पैटर्न से है, जो जिसमें सारी चीजें ओरिजिनल पैटर्न से हैं, उसे आर्काइटाइप कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज हमने कुछ जो है पढ़े हैं, ये क्या बोलते हैं, लिटरेरी टर्म। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली हम जो है कुछ और भी पढ़ेंगे, लिटरेरी टर्म्स इंपॉर्टेंट होंगे जो, और हमको पढ़ने भी पड़ेंगे। ओके, तो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आज हम पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, और विलियम शेक्सपियर के बारे में आज हम पढ़ेंगे उनके एक वर्क के बारे में। पहले हम जानेंगे कि उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने जो प्ले लिखे थे वो हमारे थे 37 प्लेस थे, और जो सोनेट्स लिखी थी वो हमारी लिखी थी 154, और जो पोएम्स लिखे थे वो लिखे थे 2। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब अगर पीरियड्स ऑफ विलियम शेक्सपियर को डिवाइड करेंगे तो मोस्टली उनके 4 टाइम्स में पीरियड्स डिवाइड होते हैं। पहला है 1592 1595, अनदर वन इज 1596 टू 1599। ठीक है, और नेक्स्ट है 1600 टू
1608 और अनदर है 1609 टू 1613, और 1630 के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, और 1623 अप्रैल एंड 1616 he has died, right, he has died। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये उनके पीरियड्स जो हैं डिवाइड किए गए हैं 1590 95, 96 टू 99, 1600 टू 1608 एंड 1609 टू 1613, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है ये पता चल जाएगा आराम से कि इन्होंने कौन कौन से, जैसे 1590 से 95 में इन्होंने लव लेबर लॉस्ट लिखा, लव लेबर लॉस्ट लिखा, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना लिखा, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना लिखा, ठीक है। कॉमेडी ऑफ एरर लिखा, कॉमेडी ऑफ एरर, कॉमेडी ऑफ एरर्स भी लिखा। हिस्ट्री प्ले लिखे, रिचार्ज थर्ड लिखा इन्होंने 1590 से 95 के दौरान। और ट्रेजेडीज रोमियो एंड जूलियट एंड टिटस एंड्रोनिकस भी लिखा, रोमियो एंड जूलियट एंड टिटस एंड्रोनिकस भी लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ईयर बाय ईयर अपने वर्क को शो किया। तो वन बाय वन हम इनके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या कैरेक्टर्स थे, उसकी क्या स्टोरीज थी। तो आज हम पहले एक प्ले के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इजी है, और उसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या पढ़ेंगे? द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में स्टोरीज की पढ़ेंगे। उससे पहले उसके जो कैरेक्टर्स हैं प्ले के, और उसके प्ले के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन रोड्रिगो लोपेज, the queen's Portuguese Jewish physician, and another source is मार्लो का Jew of Malta जो है वो दो बार टाइप हो गया। मार्लो का जो Jew of Malta है वो भी एक सोर्स कहा जा सकता है। और जो Jew of Malta का एक करेक्टर है, जो Jew of Malta का एक करेक्टर है, कौन सा करेक्टर है? बार्बर का जो करेक्टर है वो इक्वल है साइलॉक के, ठीक है। ज्यू ऑफ माल्टा का एक करेक्टर है बार्बर, वो किसके इक्वल है? साइलॉक के करेक्टर के इक्वल है, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में करेक्टर है। तो ये बेस्ड है, जो सोर्स इसका कहा जाता है मार्लो का ज्यू ऑफ माल्टा कहा जाता है, जूस फिजिशियन होता है। इस प्ले को डिवाइडेड किया गया 4 एपिसोड में, बॉन्ड स्टोरी, कैस्केट स्टोरी, ट्रायल सीन, कोल्ड सीन और रिंग एपिसोड, राइट। द बॉन्ड स्टोरी, द कैस्केट स्टोरी, कोल्ड सीन है या ट्रायल रूम है, ट्रायल सीन कह सकते हैं, कोल्ड सीन, और लास्ट रिंग एपिसोड। इन दिस प्ले शेक्सपियर यूजेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का यूज किया है। किसका यूज किया है? फर्स्ट टाइम जो है शेक्सपियर ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का यूज किसमें किया है? फर्स्ट टाइम जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का यूज किया है इन्होंने, किसमें किया है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस का यूज किया है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये तो हमने बता दिया 4 में डिवाइड की गई। द बॉन्ड एपिसोड, द बॉन्ड स्टोरी, द कैस्केट स्टोरी, ट्रायल सीन या कोल्ड सीन, या कह सकते हैं रिंग एपिसोड। तो ये हो गया, ठीक है। हाँ, और ये समझ में आ गया कि ये जू ऑफ माल्टा, ये जो साइलॉक करेक्टर है, जू ऑफ माल्टा के बार्बर करेक्टर से लिया गया है, और ये इसी से ही इन्फ्लुएंस भी हुए थे, तभी इन्होंने इस करेक्टर को लिखा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट की इसके करेक्टर कौन कौन से। एक तो एंटोनियो करेक्टर है जो कि वेनिस का मर्चेंट है। बैसिनो करेक्टर है जो कि एंटोनियो का फ्रेंड है। एंटोनियो और बैसिनो दो करेक्टर है। एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। बैसिनो क्या हुआ? बैसिनो जो है वो फ्रेंड ऑफ एंटोनियो है। और सालेनियो और सालरिनो एंड ग्रांटियानो ये फ्रेंड है एंटोनियो के और बेसिनियो के। कौन? सालेनियो, सालारिनियो एंड ग्रेंटेनियो ये फ्रेंड है किसके? बेसिनो और एंटोनियो के। साइलॉक एक जीव है। जेसिका है डॉटर ऑफ साइलॉक, साइलॉक की डॉटर का नाम है जेसिका,
और लोरेंजो जो है वो लव है किसका, जेसिका का। पोर्शिया एक रिज हायरनेस है, और नेरिशा क्या है, एक मेड है पोर्शिया की। नेरिशा क्या है, एक मेड है किसकी, मेड है किसकी, नेरिशा एक मेड है पोर्शिया की। नेरिशा एक क्या है, मेड है पोर्शिया की। और उससे पहले इसमें और भी करेक्टर एक है बाल्थाजार। बाल्थाजार, ये बाल्थाजार जो करेक्टर है ये क्या है, ये पोर्शिया का सर्वेंट है। पोर्शिया का क्या है, सर्वेंट। क्या करेक्टर है, बाल्थाजार। बाल्थाजार जो है वो पोर्शिया का सर्वेंट है। नेरिसा मेड है पोर्शिया की। बाल्थाजार जो है वो पोर्शिया का सर्वेंट है, ठीक है। और एक इसमें प्रिंस ऑफ एरागोन का भी एंट्री है, प्रिंस ऑफ मोरक्को की भी एंट्री है। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को की भी एंट्री है, और द प्रिंस ऑफ एरेगॉन, एरेगॉन के प्रिंस की भी एंट्री है इसमें। एरेगॉन मोरक्को के प्रिंस की एंट्री है। बाल्थाजार करेक्टर इसी का है। लोरेंजो करेक्टर, और जेसिका, जो जेसिका बेटी होती है शाइलॉक की, और लोरेंजो उसका लवर होता है, ठीक है। ग्रैंटियो बेसिनियो बता ही दिया है। तो अब आते हैं कि स्टोरी को शुरू करते हैं। तो एक मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये शूट हुआ है। तो वेनिस जो है इटली शहर में है। इटली के वेनिस शहर में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता था। वह माल वाहक जहाजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था। जब जहाज माल बेचकर वापस आते थे तो उसे अच्छा फायदा होता था। एक दिन एंटोनियो का दोस्त बेसिनियो उसके पास आता है और उसे लोन की जरूरत थी, क्योंकि वह बेलमोंट में रहने वाली पोर्शिया नाम की लड़की से प्यार करता था। कौन, बेसिनियो। बेसिनियो किससे प्यार करता था, जो बेलमोंट में रहने वाली पोर्शिया लड़की थी उससे। लेकिन उससे शादी करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। एंटोनियो के सारे पैसे उस समय मालवाहक जहाजों पर लगे हुए थे, इसलिए वह लोन देने में असमर्थ था। लेकिन उसने बेसिनियो से कहा कि वह एक और साहूकार से लोन ले ले और वह गारंटियर बन जाएगा। बेसिनियो इसके लिए राजी हो गया, ठीक है। बेसिनियो क्या हुआ, इसके लिए राजी हो गया। उधर बेलमोंट में पोर्शिया के पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसके लिए 3 लड़के पसंद किए थे, जो कि हमने बताया, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, द प्रिंस ऑफ द प्रिंस ऑफ मोरक्को और द प्रिंस ऑफ एरागोन, और एक एक जगह के प्रिंस थे, उनको बुलाया गया था। लेकिन पोर्शिया को उनमें से कोई भी पसंद नहीं था। पोर्शिया को बेसिनियो पसंद था, जो उससे कुछ समय पहले मिला था। पोर्शिया अपने दिल की बात अपनी सहेली निरिशा से करती थी, जो कि मेड सर्वेंट थी। निरिशा भी कहती थी कि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। वेनिस में एंटोनियो अपने दोस्त बेसिनियो को साइलॉक नाम के एक यहूदी साहूकार के पास ले जाता है। साइलॉक को एंटोनियो फूटी आंख भी नहीं बाता। एंटोनियो भी साइलॉक की बेइज्जती करता रहता है, क्योंकि साइलॉक बहुत ज्यादा ब्याज पर लोन देता था और एंटोनियो का बिजनेस चौपट करने की कोशिश करता रहता था। तो एंटोनियो और साइलॉक की जमती नहीं थी। लेकिन इस समय एंटोनियो को साइलॉक की जरूरत थी। साइलॉक ने एंटोनियो से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगने को कहा, लेकिन एंटोनियो ने मना कर दिया। फिर भी शाइलॉक बेसिनियो को लोन देने के लिए तैयार हो गया। उसने एक विचित्र सी कंडीशन रखी थी। उसने कहा था कि अगर एंटोनियो ये लोन चुकाने में असफल हो गया तो उसे शाइलॉक को अपने शरीर का 1 पौंड मांस देना होगा। किसका 1 पौंड मांस देना होगा? शाइलॉक ने कंडीशन रखी थी कि अगर वो लोन नहीं चुका पाएगा तो एंटोनियो के शरीर का 1 पाउंड मांस देना होगा। बेसिनियो ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन एंटोनियो मान गया। एंटोनियो ने कहा ठीक है, मैं दे दूंगा। वेनिस में फिर शाइलॉक ने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया और एंटोनियो ने फिर उस पर हस्ताक्षर कर दिए। शाइलॉक ने बेसिनियो को 3000 डुकेट लोन पर दिए। कितने डुकेट दिए? 3000 डुकेट दिए। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी मनी गिवन शाइलॉक टू बेसिनियो। शाइलॉक की एक बेटी थी जेसिका, जो अपने बाप से तंग आ चुकी थी। वह एंटोनियो के दोस्त लोरेंजो से प्यार करती थी और एक रात जेसिका भेष बदलकर लोरेंजो के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली। बेलमोंट में पोर्शिया रहती थी। बेलमोंट में मोरक्को का राजकुमार
पोर्शिया का हाथ मांगने उसके घर आया। पोर्शिया के पिता ने 3 कैस्केट, ज्वेलरी बॉक्स बोलते हैं कैस्केट को, वो बनवाए थे। उनकी शर्त थी कि जो कोई भी सही कैस्केट, जो जो भी सही कैस्केट का चुनाव करेगा, पोर्शिया की शादी उसी से होगी। मोरक्को के राजकुमार ने तीनों कैस्केट पर लिखी ताकीद पढ़ी और सोने का कैस्केट चुना, लेकिन ये गलत चुनाव था, इसलिए पोर्शिया की शादी राजकुमार से नहीं हो सकी। वेनिस में शाइलाओ को जब पता चला कि उसकी बेटी भाग गई है, तो वो एंटोनियो से और भी नाराज हो गया। एक दिन खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज समुद्री तूफान में नष्ट हो गए हैं। साइलॉक को यह सुनकर बहुत खुशी हो जाती है, क्योंकि अब एंटोनियो अपना कर्ज नहीं चुका सकता था। बेसिनियो अपने दोस्त ग्रैंटिनियो के साथ बेलमोंट के लिए निकल पड़ा। बेलमोंट में अरागोन का राजकुमार भी पोर्शिया से शादी का प्रस्ताव लेकर आया। तो एक अरागोन का राजकुमार आया था, एक मोरक्को का राजकुमार आया, लेकिन उसने कौन सा कैस्केट खोला? अरागोन के राजकुमार ने सिल्वर का कैस्केट खोला था और मोरक्को के राजकुमार ने गोल्डन का कॉस्केट गोल्डन कैस्केट ओपन किया था। तभी बेसिनियो भी पोर्शिया के यहाँ आ पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। पोर्शिया ने कहा कि उसे अपने पिता की शर्त से डर लग रहा है, इसलिए बेसिनियो कैस्केट ना उठाए, लेकिन बेसिनियो ने जो कैस्केट चुना, लेकिन जो बेसिनियो ने कैस्केट चुना वो कैस्केट तांबे का कैस्केट था। तो अब यही सही चुनाव साबित हुआ। भाई एक मोरक्को का राजकुमार एक आता है मोरक्को का, तो वो चुनता है सिल्वर, और नहीं सॉरी, वो चुनता है गोल्ड का कैस्केट। और एरेगन एरेगन का जो आता है राजकुमार, वो चुनता है सिल्वर, सिल्वर का कैस्केट। तो अब बचता तो एक ही है ना, ब्रॉन्ज कैस्केट। तो जो ब्रॉन्ज वाला कैस्केट चुनता है वो होता है बेसिनियो। बेसिनियो चुनता है। तो मोरक्को का और एर्गन का सिल्वर, और मोरक्को का मॉग यानी कि गोल्ड, ठीक है, चुनता है। ठीक है, दोनों। और फिर क्या होता है, वही सही चुनाव साबित होता है, दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसी समय ग्रेंटिनो ने भी निरीसा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। तो लोरेंजो जो होती है वो जिस्का से शादी करती है, बेसिनियो जो होती है वो पोर्शिया से शादी करती है, और जो उसके साथ ग्रेंटियानो आता है वो नेरिसा, जो कि उसकी मेड होती है पोर्शिया की, उससे शादी कर लेती है। सब लोग डबल मैरिज के लिए तैयार हो गए और दोनों जोड़ों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी में जिस्का और लोरेंजो भी आए थे। पोर्शिया अपने पति बेसिनियो को एक रिंग देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिंग अपने से जुदा मत करना। बेसिनियो उसे वचन देता है। तभी उन्हें भी खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज डूब गए थे और अब वह शाइलॉक को लोन वापस नहीं कर सकता। अब शाइलॉक उसके शरीर से 1 पौंड का मांस निकालने वाला था। बेसिनियो और बाकी लोग ये खबर सुनकर डर जाते हैं। बेसिनियो और ग्रैंटियानो जल्दी से वेनिस की तरफ रवाना हो जाते हैं, और उनके जाने के बाद पोर्शिया और नेरिसा भी मर्दों का वेश रखकर वेनिस के लिए निकल पड़ती हैं। वेनिस में वेनिस में बहुत से लोगों ने शाइलॉक से कहा कि एंटोनियो के साथ कुछ ऐसा ना करे, लेकिन उसे किसी की नहीं सुनी। किसने? साइलॉक ने। मामले की सुनवाई के लिए ट्रायल बुलाया गया। तो अब तक हम लोग पहले 4 एपिसोड में स्टोरी है। पहला एपिसोड है पहला एपिसोड क्या है? हम्म पहला पहला देखो, दूसरा एपिसोड तो कैस्केट का हो गया। तीसरा ट्रायल रूम का था, ट्रायल रूम या कोर्ट रूम। और चौथा है रिंग एपिसोड। चौथा क्या है? रिंग एपिसोड। तो पहला क्या है बताइए, पहला क्या है? तब तक आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। मामले की सुनवाई के लिए ट्रायल बुलाया गया, जिसके जज वेनिस के ड्यूक थे। जिसके जज कौन थे? वेनिस के ड्यूक। और ड्यूक ऑफ वेनिस कौन थे? द रूलर ऑफ वेनिस। नाम का जिक्र नहीं किया गया। तो ड्यूक ऑफ वेनिस वह हैं जो रूलर ऑफ वेनिस है।
बेसिनियो ने कहा कि वो लोन का दुगना पैसा चुकाने को तैयार है, लेकिन शाइलॉक इसके लिए भी नहीं माना। ड्यूक ने एक लॉयर को बुलवा भेजा ताकि लोन लेने वाले कॉन्ट्रैक्ट की जांच की जा सके। तभी पोर्शिया, जो मर्द के भेष में थी, वहां लॉयर बनकर आ पहुंची। उसने भी शाइलॉक से एंटोनियो को माफ करने के लिए कहा, लेकिन शाइलॉक नहीं माना। पोर्शिया ने फिर कॉन्ट्रैक्ट की जांच की। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शाइलॉक का एंटोनियो के मांस पर अधिकार है, और यह सुनकर शाइलॉक खुश हो गया। उसने लॉयर की बहुत तारीफ की और शाइलॉक एंटोनियो के शरीर का मांस लेने चाकू लेकर आगे बढ़ा। पोर्शिया ने कहा, ध्यान रहे, मांस लेते वक्त खून की एक बूंद भी नहीं निकलनी चाहिए। शाइलॉक ने हैरानी से पोर्शिया की तरफ देखा। पोर्शिया ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम्हारा अधिकार मांस पर है, लेकिन यह नहीं लिखा कि मांस लेते समय तुम उसका खून भी बहा सकते हो। यह सुनकर शाइलॉक के होश फाख्ता हो गए। वह अपने ही जाल में फंस चुका था। जल्दबाजी में उसने कहा कि वो बेसिनियो का पैसा लेने के लिए तैयार है, लेकिन पोर्शिया ने कहा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो सिर्फ एंटोनियो का मांस ले सकता है। पोर्शिया ने आगे कहा, कानून के अनुसार वह एक नागरिक की मौत का षड्यंत्र रचने का गुनाहगार है, और बतौर सजा शाइलॉक को अपनी आधी जायदाद एंटोनियो को देनी होगी और बाकी आधी राज्य को, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे मौत की सजा होगी। यह सुनकर शाइलॉक सबसे क्षमा याचना करने लगा। ड्यूक ने कहा कि उसकी मौत की सजा को माफ करने के लिए वो तैयार है। एंटोनियो ने भी कहा कि उसे उसकी जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन उसने दो शर्तें रखी। पहली, वह अपनी जायदाद अपनी बेटी जेसिका और दामाद लोरेंजो के नाम कर दे, जो उसकी मृत्यु के पश्चात उन्हें मिलेगी, और दूसरी यह कि वह यहूदी धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बन जाए। ये दो शर्तें याद रखिएगा। शर्तें हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है अपनी बेटी जेसिका और अपने दामाद लोरेंजो के नाम करेगा मृत्यु के पश्चात, और यहूदी धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बन जाए। शाइलॉक ने दोनों शर्तें मान ली और वहां से चला गया। बेसिनियो ने लॉयर बनी पोर्शिया की खूब तारीफ की, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। पोर्शिया ने कहा कि फीस के रूप में वह उसे अपनी अंगूठी दे दे। बेसिनियो को मजबूर होकर अपनी अंगूठी देनी पड़ी। नेरिशा, जो पोर्शिया की क्लर्क बनी थी, उसने भी फीस के रूप में ग्रांटियो से अंगूठी मांग ली। इसके बाद पोर्शिया और नेरिसा अपने घर बेलमोंट लौट गईं। अगले दिन पेसिनियो और ग्रेंटियानो भी वहां आ गए। पोर्शिया और नेरिसा ने उन दोनों से नाराज होने का नाटक किया और कहा कि शायद उन्होंने किसी दूसरी औरत को अंगूठी दे दी है, लेकिन कुछ देर तक मजे लेने के बाद उन्होंने बता दिया कि पोर्शिया ही लॉयर थी और नेरिसा उसकी क्लर्क बनी थी, और अंगूठियां उनके पास ही थी। तभी एक खुश खबरी मिलती है कि एंटोनियो के जहाज सही सलामत वापस आ गए। उन्हें उनके डूबने की खबर जो थी जहाजों की, वो झूठी थी। अगले दिन सबने धूमधाम से जश्न मनाया। यानी हैप्पी एंडिंग होती है इस प्ले की। हैप्पी एंडिंग होती है इस प्ले की किसकी? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, आई होप अब ये आपको पूरा ही क्लियर हो गया होगा। ये प्ले पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट जो है उसमें मिलते हैं आपको। क्या बोलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्ले लेकर मिलते हैं। जल्दी से आपको कम से कम 10 या 15 प्ले कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।